नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन में आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां, ताकि आप इनका उचित इस्तेमाल कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में आपको दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे कोच्चि स्थित केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए एक नए कियोस्क के बारे में, जिसका नाम दिया गया है चिल फिश। जी हाँ, हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछलियों का सेवन किया जाता है। ये अपने स्वाद और पोषक तत्वों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कई बार समस्या ये होती है कि ताज़ा मछलियाँ नहीं मिल पाती हैं, और ऐसे में चिल फिश कियोस्क इसका जवाब है, जहाँ मछलियाँ ताज़ा भी रहती हैं और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से काम करता है। हमारे देश में मछली के शौकीनों की कमी नहीं है। खास तौर से तटवर्ती इलाकों में तो ये मुख्य आहार में शामिल है। समुद्री या तालाब से मछली पकड़कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में समय लगता है, इतना समय कि मछली की क्वालिटी पर असर पड़ जाए, बल्कि कई बार तो बासीपन भी झलकने लगता है। मछली के शौकीन बासीपन को देखते ही नाक भौं से कोड़ने लगते हैं। जाहिर है, ऐसी मछली को बेचना अपने आप में मुश्किल काम है, और कई बार तो मछली बासी होकर खराब भी हो जाती है, जो मछली विक्रेता के आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण है। चिलफिश विक्रेता और खरीदार दोनों के काम का है। आसान भाषा में इसे मछलियों का फ्रिज कह सकते हैं। ये ऐसी मशीन है जो पकड़ने के बाद मछली की उम्र में 4-5 दिन का इजाफा कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रेता के पास अपना माल बेचने के लिए 4-5 दिन का अतिरिक्त समय होगा। चिलफिश दरअसल प्रशीतित यानी रेफ्रिजरेटेड मछली बिक्री कियोस्क है। इसे खाद्य ग्रेडेड स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है। दिखने में ये डीप फ्रीजर की तरह है, और इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 वॉट क्षमता वाली प्रशीतन इकाई के साथ इसे एकीकृत किया गया है। इसका मतलब हुआ कि इसके संचालन में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो सोलर तंत्र से भी इसे चला सकते हैं, मर्जी आपकी। चिलफिश की लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है। जीएसटी वगैरह सब मिलाकर महज 60,000 रुपए। मछली को ठंडा रखने के लिए इसमें 2 भाग बनाए गए हैं। एक हिस्सा ठंडे भंडारण का है और दूसरा विद्युत रोधित बर्फ का बक्सा। ठंडे भंडारण वाले हिस्से में 20 किलो मछली आ जाती है, जबकि बर्फ वाले बक्से की क्षमता 80 किलो है। इस तरह एक बार में इस कियोस्क में 100 किलो यानी 1 क्विंटल मछली समा सकती है। वैसे इसके और भी हिस्से हैं, जैसे हाथ से चलने वाली डी-स्केलिंग मशीन और वॉश बेसिन के साथ मछली ड्रेसिंग डेक। इसके अलावा ठोस और तरल कचरा जमा करने का भी इंतजाम इसमें किया गया है। कियोस्क के ऊपरी भाग में पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट की शीट लगी है। उपभोक्ता उसमें मछली को आराम से देख सकते हैं। अनुभव बताता है कि प्रति इकाई सालाना खर्च 26,26,650 रुपए है, जबकि कमाई 30,87,000। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिट को लगाने के बाद साल भर में 4,60,000 से भी ज्यादा का मुनाफा हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कियोस्क 2 साल से भी कम समय में अपनी पूरी कीमत वसूल कर विक्रेता को दे देता है। ये मशीन पर्यावरण हितैषी है, कम प्रदूषण करती है और बेहतर तरीके से कचरे का निपटान भी। यही वजह है कि ये ग्रीन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान में मददगार है। मछली विक्रेताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने जगह जगह प्रदर्शनी लगाई। इसी तरह की प्रदर्शनी से प्रभावित होकर महिला मछुआरन सहायता सोसाइटी ने 20 कियोस्क के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये सोसाइटी केरल के मत्स्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 11 फिश वेंडिंग कियोस्क सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। मछली बेचने वाला चाहे गांव में रहता हो, कस्बे में या फिर शहर में, ये मशीन सबके लिए बराबर रूप से फायदेमंद है। अगर आप मछली के शौकीन हैं और अच्छी क्वालिटी की ताजा मछली पसंद करते हैं, तो चिल फिश से मछली खरीदिए और चिल मारिए।
तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से मछली पालन हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और बहुत सारे हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इससे जुड़े हुए हैं, अपनी आजीविका इससे बनाते हैं। और ऐसे में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कई तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि इस मौसम में आप अपने पशुओं की कैसे देखरेख करें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। जनवरी माह में पशुपालन संबंधी कार्य। जनवरी माह में पशुओं को शीतलहर से बचाएं। पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीका अवश्य लगवाएं। जनवरी माह में बांझ संतति का विशेष ध्यान रखें। नवजात पशुओं का विशेष ध्यान इस माह में रखें। पशुओं के दुहान से पहले आयन को धो लें। सर्दी से बचाने के लिए पशुओं को रात के समय छत के नीचे या घास फूस में बांध कर रखें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके इस योगदान की सराहना करते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नरेंद्र सिंह से, जिन्होंने परंपरागत खेती में योगदान तो दिया ही, साथ ही पशुपालन में अपने कई वर्ष दिए हैं। उनके पशुओं के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी हमारी आज के इस रिपोर्ट में। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है।
पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। तो अभी आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र सिंह ने पशुपालन के क्षेत्र में अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं विशेषज्ञ के जवाब की। जी हाँ, हम आपके सवाल विशेषज्ञ के सामने ले जाते हैं और उनके जवाब देते हैं ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके और उन जानकारियों का आप कृषि में उचित इस्तेमाल कर सके। तो आइए जानते हैं किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ आज। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न हम लेते हैं किसान का, जो कि अशोक चक्रवर्ती जी उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोभी का पौधा है, इनका 1 महीने का हो गया है और इसमें कोई फूल नहीं आ रहे, इसके लिए वो क्या करें? देखिए अशोक चक्रवर्ती जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि फूल गोभी रोपाई के बाद 55 से 65 दिन के बाद उसमें हेडिंग होता है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 50 से 55 दिन रोपाई के बाद पुष्पन हो सकता है, हेडिंग हो सकती है। और अगर सामान्य किस्म आपने लगाई है तो उसमें 60 से 65 दिन के रोपाई के बाद हेडिंग होना शुरू होता है। और फिर अगर किस्म है और सामान्य किस्म है तो उसमें तकरीबन 15 से 25 दिन तक अवधि रहती है कर्डिंग की। और अगर संकर किस्म लगाई है उसमें लगभग 1 सप्ताह के अंदर सारे पौधे पुष्पन में आ जाते हैं और आप उसकी कटाई कर सकते हैं। सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। हमारे देश में मधुमक्खी पालन धीरे धीरे काफ़ी प्रचलित हो रहा है और इसके व्यावसायिक रूप से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। आज इसी सिलसिले में हम आपको जानकारी देंगे मधुमक्खी प्रसंस्करण एवं पैकिंग इकाई के बारे में, जिसके बारे में हमारे सहयोगी सौरभ ने बात की डॉक्टर स्वाति तोमर से और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे मधुमक्खी पालक इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं, देखते हैं इस बातचीत के अंश। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मोरैना मध्य प्रदेश में और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्रोसेसिंग यूनिट है और हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर जी। हम उनसे जानते हैं इस प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। मैम, ये जो मैं ये यूनिट देख रहा हूँ, इस यूनिट के बारे में बताइए कि इस यूनिट का किस तरीके से संचालन किया जाता है। ये यूनिट लगाई गई है, ये किसानों के जो किसान हमारे खेतों से मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं उनको रख करके मधुमक्खियों के जो बक्सों से जो शहद का निष्कासन करते हैं, तो जो शहद का निष्कासन करने के बाद उनको आवश्यकता होती है कि मार्केट में एक अच्छे से पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की। तो जो IBDC परियोजना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में
जो एकीकृत मधुमक्खी विकास परियोजना नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से संचालित है, उसके अंतर्गत ये जो है प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण प्लांट जो है वो लगाया गया है। फुली एकदम डबल लेयर्ड और स्टील्ड प्लांट है ये। इसमें कहीं किसानों को फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम ना आए और उनका जो शहद है काफ़ी अच्छे से वो प्रोसेस हो जाए और पैकेज होके मार्केट में अवेलेबल। जैसे कि आपने बताया कि किसानों का शहद लेके यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बारे में बताइए किस तरीके से आप प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि किसान के खेत से ही हम इस बात को शुरू करते हैं। वहाँ पर कच्चा शहद इकट्ठा किया जाता है और उसको यहाँ पर हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है। और प्रोसेसिंग प्लांट में लाने के बाद हम रिफ्रैक्टोमीटर होता है हमारे पास एक टेस्टिंग के लिए, रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से हम उसमें 1 ड्रॉप एंड 2 ड्रॉप्स उसमें डाल करके चेक करते हैं कि इसका हमारे पास कितनी आर्द्रता है। जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर मीटर से हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसकी जो किसान जब लाता है हमारे पास तो उसकी आर्द्रता 25 भी होती है, 28 भी होती है, किसी किसी में 22 और 23 भी होती है। तो जैसे ज़्यादा अगर उसकी आर्द्रता है तो उसमें सड़ने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब वो रॉ मटेरियल आता है तो उस कंडीशन में हम इस जो आपको ये स्टील का कंटेनर जो दिख रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है ये 5 कुंटल की कैपेसिटी है। एक दिन में हम बहुत आसानी से 5 कुंटल तक जो हमारा शहद होता है उसे बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं। और प्रोसेसिंग में लगातार हमें 6 से 7 घंटे का समय चाहिए होता है कि हम 5 कुंटल तक शहद बड़े आसानी से एक दिन में निष्कासित कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करके और वो अपनी पैकिंग की कंडीशन में आ जाता है। इसके प्रोसेस के बाद जो आपने बताया कि यहाँ पे जो रॉ शहद है वो खेत से लाने के बाद हम उसमें डाल देते हैं कंटेनर में, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? हाँ, इस कंटेनर में बिल्कुल इम्प्योर जो शहद होता है उसको हम इसमें डालते हैं। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड कंटेनर जो है जिसे आप बड़े आराम से देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं हम पानी को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी जब हमारा काफ़ी अच्छे से बॉईल होने लगता है तो इसमें जो होती है भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। और फर्स्ट कंटेनर ये टोटली ऑटो इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। और इसमें क्या होता है, जब भाप बनने की प्रोसेस, पानी इधर गर्म होता है और उधर वो जो हमारा शहद है वो डाइल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, एकदम डाइल्यूट हो जाता है और बिल्कुल तरल अवस्था में, एकदम बिल्कुल तेल की तरह तरल अवस्था में आ जाता है। और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा इसका जो नमी होती है वो नमी जो है वो वहाँ से उसकी जो आर्द्रता है वो धीरे धीरे वहाँ से उड़ करके ख़त्म हो जाती है। और नमी जब तक हमारी जो हमारा एक 18 से लेकर के और 20 तक हमारी आर्द्रता होती है, जैसे हम रिफ्रैक्टोमीटर और मॉइस्चर मीटर की सहायता से टेस्ट करते हैं, तो जो हमारी आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 20% तक रह जाती है। उस कंडीशन में हम शहद को प्रोसेस होना रोक देते हैं उस कंडीशन में। फिर उसके बाद ये हमारे फर्स्ट फिल्टर और ये हमारा होता है सेकंड फिल्टर। ये टेम्परेचर हमारे यहाँ से 45 to 50 पर हमारा टेम्परेचर सेट रहता है, जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। जब हम यहाँ से इसको खोलते हैं, बाल्ब को खोलने के बाद ये सारा पाइप के माध्यम से हमारा ये जो स्टील का कंटेनर है डबल लेयर्ड होता है ये, और डबल लेयर्ड में होने के कारण इसमें सारा संग्रहण बॉक्स है एक तरीके का। जितना भी हमने जो हनी फिल्टर किया है वो फिल्टर करने के बाद इसमें पूरा कलेक्शन बॉक्स में आ जाता है। इसको करीबन सर्दियों के मौसम में 3 से 4 दिन का समय ठंडा होने में लगता है, और गर्मियों में क्योंकि बहुत गर्म होता है और गर्म होने के कारण इसको करीब 7 से 10 दिन का समय ठंडा होने में लगता है। फिर ये हमारा एक्चुअली क्या ऑटोमेटिक प्लांट है। फिर ये जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद ये इस टैंक में जाता है, और इस टैंक में जाने के बाद इसको हम बॉटलिंग और पैकेजिंग का स्वरूप दे देते हैं। ये हनी के बॉटलिंग के लिए मशीन है। इसको हमने यहाँ पर जो इसके जो दिए हुए हैं इसमें नंबर सेट है 1 kg, ½ kg और 250 ग्राम। वैक्यूम जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो वैक्यूम मशीन है, ब्लू कलर का जो सिलेंडर रखा हुआ है। तो वैक्यूम मशीन के 10 मिनट में हम इसमें वैक्यूम देते हैं, और वैक्यूम के माध्यम से हम यहाँ पर जो है इसको प्रेशर करते हैं। जैसे हमने एक बार प्रेस किया, जैसे हम एक बार प्रेस करेंगे इसको फुट प्रेस, और दूसरी बार एक और बार हमने फुट प्रेस किया, 2 प्रेस में हमारी 1 किलो की बोतल पैक हो गई। उसके बाद जो हमारी आखिरी प्रोसेस होती है उसके बाद हम कैपिंग करते हैं, उससे सभी लोगों के लिए बहुत मिनिमम दर पर भी उपलब्ध कराते हैं।
देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो किस तरीके से हमारे किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसका मकसद ये है कि कृषि का क्षेत्र और मजबूत हो और इसे और गति मिले। क्या विशेष है इसमें, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। आज के दौर में हमारे किसान हाईटेक हो रहे हैं और इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं ऐसी ऐप्स के बारे में जिससे हमारे किसान जुड़ सकें। आइए आपको बताते हैं ऐसी ऐप जिसका नाम है ई गोपाला। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। खेती किसानी में किसी तरह का नुकसान ना हो और समय पर कृषि संबंधी तमाम गतिविधियों को हमारे किसान करते रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मौसम की चाल पर वो नजर रखें। तो आइए जानते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देहगांव मंडी में गेहूं का भाव 1820 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
हलवद मंडी में 1550 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जम्बूसर मंडी में गेहूं का भाव 1700 रुपए से 1900 प्रति क्विंटल रहा। मंगरोल मंडी में 1775 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में 1865 रुपए से 2060 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की मंडी में गेहूं का भाव, बेगू मंडी में गेहूं का भाव 1250 रुपए से 1560 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव, अलीगंज मंडी में भाव 1630 रुपए से 1660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजियाबाद मंडी में गेहूं का भाव 1830 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे जिंसों के भाव। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गुरुवार को कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान। गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश संभव। गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार और शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। और अब आपको दिखाते हैं आज की ट्विटर प्लेट, जिसमें एवियन फ्लू के बारे में जानकारी दी गई है। क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि आज जो जानकारियां हमने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं, आप उनका जरूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।